नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कोरोना कोर कमेटी, कांग्रेस कोर कमेटी और विधायकों की बैठक के बाद पार्टी आज शिमला में जनरल हाउस लगाएगी। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को घेरने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव का रोडमैप बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, पर्यवेक्षक सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में बीजेपी ने हाशिए पर चल रहे नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने की रणनीति बनाई है, जिसमें कांग्रेस अब दांव लगाए बैठी है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के भी बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों शोरों से आगे आने लगी हैं। इसे लेकर भी आज की बैठक में मंथन किया जाएगा कि अपने नेताओं को पार्टी में किस तरीके से रोका जाए, किस तरह से पार्टी को चलाया जाए। जनरल हाउस के बाद बघेल पत्रकार वार्ता संबोधित करके पार्टी की रणनीति बताएंगे। देश भर में तिरंगा यात्रा को लेकर जमकर सियासत हो रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बड़े मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि तिरंगे पर सबसे पहला हक तो कांग्रेस पार्टी का है। इस दौरान मंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम बघेल को गोधन न्याय योजना के लिए बधाई भी दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आजादी का उत्सव पूरे देश में मनाएंगे। तिरंगा झंडा हमारा है। बीजेपी को तिरंगे पर बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार है तो कांग्रेस को है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। तिरंगा पर सबसे पहला हक तो कांग्रेस पार्टी का है, उसके बाद देश की जनता का। हम लोग भगवान को, धरती को जितना मानते हैं उतना तिरंगे को मानते हैं। इसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हिंदुस्तान की जनता छीनने नहीं देगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे लिए मध्य प्रदेश एक मंदिर है और मैं इसका पुजारी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ही भगवान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मेरी बात लोगों से अपील करती है, क्योंकि वो दिल से निकलती है। जब बात दिल से निकलती है तो दूसरे दिल को छूती है। हमने प्रदेश की जनता के लिए कई खास कार्य किए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि बचपन से ही बेटा बेटियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की कुछ झलकियां दिखाई। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें। इस वीडियो की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। पेटलावद मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम से जुड़े छात्र भी भागीदारी निभाएंगे। पेटलावद में जन अभियान परिषद के तत्वाधान में चल रहे बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क और एमएसडब्ल्यू मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए विद्यार्थियों को प्रस्फुटन समिति के सदस्यों, कोरोना वॉलेंटियरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मेंटर्स ने हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया।
शासकीय महावीर महाविद्यालय में तिरंगा संकल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अभियान के पीछे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और जन भागीदारी की भावना से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाना है। भोपाल आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जहां देश तिरंगामय हो रहा, ऐसी कड़ी में भोपाल में रंग कृति द्वारा 3 दिवसीय झंडामय माहौल के साथ भारत के सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान योजना अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और लोक संस्कृति आधारित नाट्य प्रस्तुति भी दी गई। लेकिन जब कोई एक अच्छी सभा होती है और तो बात जहाँ पर लोगों की रुचि होती है वहाँ पर लोग कम होते हैं। अच्छा, आज है कितने मार्क आते हैं? अभी आपने हमारे साथ के सभी सम्मानी लोगों को सुना। आज के जमाने में ईमानदारी बोलना भी ऐसा लगता है कि डर लगता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रवि चौधरी भी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो एकला चलो वाली नीति से पिछले 15 सालों से संस्था को चला रहा है। है ना कि आप जैसे हो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो कोविड के दौरान जब ट्रेनें बंद हो गई थी तो मैं काफी समय तक विदिशा से भोपाल अप डाउन करता था। तो एक मंथली पास बनता है, तो बहुत कम पैसों में यात्रा करने की एक सुविधा होती है, रेलवे देती थी। वो रेलवे ने बंद कर दी, लाइट में लाके हमको खड़ा कर दिया। तो दिल्ली से भी फोन आने लग गए, सांसदों को भी बुलावे आ गए, मिनिस्टरों के भी आए, भाई क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा वो मासिक पास चाहिए हमको। फिर सिंधिया जी के यहाँ से मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गया। तो उन्होंने, लेकिन वो पूरे प्रदेश और प्रदेश हर देश में हो गए, कई राज्यों के लोग उससे जुड़ गए, हमारे संगठन से जुड़े 55,000 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और स्थिति ऐसी बनी कि सबकी चिट्ठियां आने लगी, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, हमारे भी प्रॉब्लम है। तो हमने एक अभियान चलाया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे। भोपाल से खबर है, जहां परिवहन विभाग की बैरियर पर अवैध वसूली के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1 किलोमीटर के जाम मुरैना बैरियर पर घंटों फंसे रहते हैं नागरिक। तो वहीं नागरिक दैनिक अवैध वसूली को लेकर एक अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध वसूली करोड़ों की जाती है, वहीं पर अवैध वसूली का बैरियर परिवहन आयुक्त ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत इस मामले को निपटाने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। आज सुबह मुरैना से निकलना हुआ, वैसे निकलना तो लगातार 4 बार हो चुका था, लेकिन आज कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। उस जाम के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब जो है आगे आए तो वहाँ परिवहन की चेक पोस्ट बनी हुई थी। उस चेक पोस्ट पे आके नज़ारा देखा तो हालत इतने खराब थे कि सिपाही जो है 100, 200, 500 रुपए के लिए ट्रकों को रोक रहे हैं और वहाँ जो है जम के वसूली चल रही है, जिसकी तत्काल शिकायत जो है परिवहन आयुक्त को की गई। परिवहन आयुक्त ने कहा मैं दिखवाता हूँ, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न एक बात का ये उठता है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने जिस मामले को लेकर पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री मुकेश जैन को हटाया था, वो मामला। जबलपुर से अगली खबर है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड के बाहर लगे एसी में अचानक आग लग गई, जिससे कि अचानक आग से मेडिकल में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि मेडिकल स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुला लिया है, जिससे कि हताहत लोगों को बचाया जा सके। अगर अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसे सुरक्षा पूर्वक निकाला जा सके। जी बिजली चली गई है वायरिंग अभी पहले भी घटना हुई थी, इसके बाद पार्किंग
मैं पता करना था कि क्या रहे भाई अब इसमें याद है जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपना पदभार ग्रहण किया है। तो वहीं उन्होंने नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे नालों को लेकर अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि शपथ ग्रहण के बाद पहले घंटे में मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकने के लिए प्रोजेक्ट फाइल को साइन करेंगे। उसी क्रम में उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही पहली फाइल साइन कर दी है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में एक बूंद भी गंदे पानी की नहीं मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट 1 साल में तैयार हो जाएगा। 1 साल के समय में नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे पानी और नालों में रोक लगाई जाएगी, जिसके लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। नर्मदा को प्रणाम करते हुए जबलपुर शहर के समस्त नागरिकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज आपके स्नेह और आशीर्वाद से हम लोग यहां पहुंचे हैं। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उससे प्रथम सेवक जबलपुर शहर का आप लोगों ने बनाया है। हम सब पार्षद साथी मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जबलपुर शहर के लिए काम करेंगे। आज जैसा हम लोगों ने संकल्प लिया था, पहला संकल्प आज पूरा किया। कार्यभार संभालने के 1 घंटे के अंदर यह तय किया था कि एक फाइल दस्तखत की जाएगी जो ये तय करेगी कि आने वाले समय में मां नर्मदा में एक। जबलपुर से खबर है, जहां जबलपुर में आज एक और धन कुबेर के घर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सुबह सुबह सर्चिंग की कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति इमलई में पदस्थ सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उइके के कुंडम स्थित निवास पर सर्चिंग कार्रवाई की। शुरुआती जांच में ही पन्ना लाल के पास से आय से 218% से अधिक की संपत्ति होने का खुलासा हुआ। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर एसपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति इमलाई में पदस्थ पन्ना लाल उइके के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान काफी बेनामी संपत्ति जमा कर रखी है। ये जांच ईओडब्ल्यू में पदस्थ निरीक्षक मोमेंद्र मर्सकोले ने की, जिसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट लेकर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर में पदस्थ डीएसपी एवी सिंह के नेतृत्व में टीम ने एक साथ पन्नालाल के कुंडम तहसील स्थित जमगांव और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति एमलाई के कार्यालय में सर्च कार्रवाई की, जिसके बाद कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भोपाल से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल के नेतृत्व में गलत झंडा फहराने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि तिरंगे को गलत तरीके से फहराने और झंडे के अपमान को लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की रहने वाली अंकिता गुप्ता आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करेंगी। 15 अगस्त को वे 18,510 फीट ऊंची एल्ब्रूस पर्वत की चढ़ाई कर देश का तिरंगा फहराएंगी। एल्ब्रूस चोटी फतेह करने के लिए 8 अगस्त को अंकिता रूस के लिए रवाना होंगी। इस पूरे टूर में करीब 5 लाख का खर्च का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक तंगी के चलते अंकिता की उम्मीदें टूटने लगी थी। राशि का इंतजाम नहीं होने के चलते उनकी उम्मीदें टूटने लगी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री निवास से अंकिता को कॉल आया और रायपुर आने के लिए न्योता मिला। तब अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री निवास रायपुर पहुंच गई अंकिता, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें देश का तिरंगा सौंपा।
साथ ही 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। जी, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, समाज के लिए और राज्य के लिए कि मैं 8 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस यूरोपीय महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ फतह करने के लिए 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराने वहाँ जा रहे हैं। और ये राज्य सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुझे आर्थिक सहायता भी दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राज्य सरकार का कि और निश्चित ही उनके जो मेरे को जो बोले हैं जो आशा है विश्वास है मुझे अपने आप पर कि ये 15 अगस्त को निश्चित मैं फतह करके राज्य का और देश का नाम रोशन। तिरंगा लहराएंगी एक बार फिर से, उसको लेकर जो है कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? मतलब खुशी का तो कोई बखान ही नहीं है। मतलब एक बार जो उनको सफलता मिलने के बाद दूसरी बार सफलता हासिल करेंगे ना, उनको हम उनको पूरी शुभकामनाएं दे रहे हैं और पूरा परिवार समाज और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और पूरा हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी गर्व की बात है कि हमारे सीएम साहब जो आर्थिक सहायता जो 5 लाख के दिए हैं वो बहुत और खुशी लगी उसमें। और पूरे हमारे देश और पूरी जनता की शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ की ओर से कि उन। जी हाँ, ये गौरव की बात है कि कबीरगंज जिले में एक ऐसी महिला आरक्षक है जो पर्वतारोही भी है। पुलिस विभाग के द्वारा भी उसको काफ़ी मोटिवेट किया जाता है। अभी रिसेंटली वो सोवियत रूस जा रही है एक नए एक्सपीडिशन के लिए। उसमें उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपए मदद दी गई है और जिला प्रशासन उनको बहुत ही आशा रखता है उनके और नए वो और कीर्तिमान स्थापित करें और उन्हें मेरी तरफ से बधाई भी दी जाती है और साथ में अपेक्षा की जाती है कि ऐसा काम करें जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के ग्राम गौरकापा से रामानंद गिरी महाराज के अपहरण का मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा था, जिसके बाद अपहरण की खबर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। वहीं जानकारी के बाद धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगी थी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा था कि गौरकापा के रामानंद गिरी, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, गौरकापा मंदिर से अपहरण की चर्चाएं हो रही थी उनकी। वहीं सूचना के बाद गौरकापा के मुख्य पुजारी द्वारा इसकी सूचना पंडरिया थाना पुलिस को दी गई थी। वहीं पुलिस को वीरेंद्र वैष्णव द्वारा लिखित शिकायत कर अपहरण और मारपीट होने संबंधित जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पंडरिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर रामानंद गिरी महाराज को खोजबीन कर मंदिर के पुजारी को सौंप दिया है। थाना पंडरिया में एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि गौरकापा मंदिर के जो रामानंद महाराज हैं, इनके साथ मंदिर में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और इनको उठा के मारपीट करते हुए बगंटर के जंगल में कहीं फेंक दिया गया है। और फिर उसके बाद इनसे कुछ लोगों का संपर्क हुआ था, तब से फिर ये उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं और कहीं गायब है। तो उनके अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए एक आवेदन प्राप्त हुई थी, जिसमें से क्योंकि मामला मंदिर से जुड़ा हुआ और संवेदनशील मामला था, तो तत्काल ही इसमें थाना पंडरिया की टीम लगी हुई थी इनकी पतासाजी में। आज जाके रामानंद महाराज जो है नेउल के पास अवसर पाठ की जगह पे मिले हैं, जिन्होंने लेके थाना आया गया, जिनसे इनसे पूछताछ की गई, जिसमें इन्होंने इस तरह की किसी भी गए थे आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट चले गए थे प्रभु जी और कहाँ आपका अपहरण किया गया था। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आपका अपहरण किया गया था। नहीं प्रभु जी, मैं तो अमरकंटक से अवसरपाठ धाम आ गया था। वहाँ की सरपंच महोदय गए थे अमरकंटक से, उनके साथ में यहाँ अवसरपाठ धाम आ गए थे प्रभु जी। इकट्ठा हो गया, मैं यही हूँ। कौन सरपंच के साथ आप गए थे? नेउर गाँव से हैं प्रभु जी। आप कब गए थे और बिना बताए आप क्यों गए थे? किस कारण से गए थे? कैसे निकले थे? बस जगत भगत मिल गया प्रभु जी, इच्छा हो गई, क्योंकि यहाँ पहले भी आ चुके हैं, बस्ती में हम रहते थे जगत भगत के बीच में। आपके साथ कोई मारपीट या कोई ऐसा कोई दुर्घटना हुई है? कोई नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ भगवान, जैसे साधु संत को होना चाहिए, एक टाइम भोजन पाता हूँ, 2 टाइम नहीं।
स्कूल में भवन की कमी के चलते विद्यालय पिछले 5 सालों से 2 पालियों में संचालित हो रहा मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई 2 पालियों में होती रही है। ऐसे हालात में बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये देखने वाली बात है। जाहिर सी बात है ये कि अधिकारियों को बार बार आवेदन दिए जाने के बाद भी आला अधिकारी अभी भी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं, जिसके चलते अब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ है और 10 गांवों के 400 से 500 बच्चों की पढ़ाई पालियों में हो रही, जिससे बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगी ही। नहीं, यहाँ पे भवन की समस्या है। हमारे यहाँ स्कूल में 2009 में उन्नयन हुआ था हाई स्कूल के रूप में, फिर उसके बाद 2012 में हायर सेकेंडरी बना है। तब से यहाँ भवन की समस्या है। हम लोग मिडिल स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। मिडिल स्कूल में भी 3 ही कमरा है और 3 कमरा में 3 एडजस्ट नहीं हो पाता, तो 2 पालियों में हम लोग पढ़ाते हैं। पहला पाली हमारा मिडिल स्कूल का रहता है 11:30 बजे तक के, और फिर उसके बाद हमारा अगली खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से एक पूरा गांव पानी में डूबते हुए नजर आता है। जी हां, पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत बरगांव का है, जहां बरसात के पानी ने नहर विभाग के अधिकारियों के सारे काले करतूत सामने ला दी। जहां हसदेव बांगो परियोजना नहर क्षतिग्रस्त होने से बरसात के पानी में पुल टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसलें डूबने से बर्बाद हो गई। साथ ही साथ ग्राम पंचायत बरगांव के सैकड़ों गरीब किसान जिनका घर पानी में डूब गया है और घर पर रखे सभी सामान डूब चुके हैं पानी में और इससे सारा सामान बर्बाद हो गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अभी भी मौन हैं। हमारे गाँव में बड़े नहर है, ये पार टूट गए, जेकर से पूरा नहर के पानी हमारे बाहर गांव में घुस गए, जेमा कई सौ एकड़ फसल है पूरा पानी में अभी डूबे है और 5-6 परिवार के घर में पानी घुस गए, जेकर से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो है। और एक जवाबदारी पूरा नहर प्रशासन ला लेबा पड़ी, काब की वो मला पहली से पूर्व में हफ्ता दिन पहले के सूचना रही, सो जगह पानी रिसाव हो चुके, लेकिन वो मन ऐसे नींद में सूते जो मन अभी तक मन नहीं जागे है। अभी तक कोई भी नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मन और कर्मचारी मन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हमन सुबह 6 बजे से मतलब फोन लगा थन और सब अपन पल्ला झाड़ा तो निकल गए, तो हमन शासन प्रशासन से ही कहा थन। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार के भले ही बड़े बड़े दावे सामने आते हों, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद सरकार की अनदेखी के चलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा। मैं तो 2008 से जब से यहाँ पर आई हूँ मैं, तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है, भूगोल के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स भूगोल और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है। तो मैं यहाँ पर करीबन 12 सेक्शन है और हिंदी की जो व्याख्याता हैं पहले 3 थे और उसमें से 2 व्याख्याताओं का स्थानांतरण हो चुका है, तो केवल एक ही व्याख्याता हिंदी के कार्यरत हैं अभी, श्री एस कुमार, और बाकी उनके 3 पीरियड पढ़ाने। हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन विवेक दास सर हम लोगों के अभी हिंदी टीचर बने हैं, हम लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते हैं।